हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन दी शैडो का चैप्टर 2 की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो गोल्ड कॉइन उछाल रहा था। तभी वो बंदा उस गोल्ड कॉइन को जेनोस की तरफ फेंक देता है, यहाँ तक कि वो उससे कहा, जरूर तुमने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा होगा। जो सुनकर जेनोस उस कॉइन को उठाकर देखने लगता है, पर वो पर्सन बताता है वह एक सोने का सिक्का है, कुछ ऐसा जो तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं कमा सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस पूछता है, एस्टन ये क्या है? उसकी इस बात पर एस्टन बताता है, जेनोस तुमने हाल ही में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं दिया है ना? तो मैं साफ तरीके से कहूंगा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसका जवाब देते हुए जेनोस कहा, यह सच नहीं है कि मैंने कंट्रीब्यूट नहीं दिया है, और फिर वो तुम ही थे जिसने मेरे को इनवाइट किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सारे के सारे हंसने लगते हैं। साथ ही साथ एस्टन कहता कि तो तुम पगलेट पैदा हुए थे। मैं कभी किसी यूजफुल बंदे को रिजेक्ट नहीं करता। अगर तुम मेरे लिए मर भी जाओ तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। गरीब लोग जानवर की तरह है, जब तक हम उन्हें खाना खिलाते रहेंगे वो हमें दोस्त के रूप में देखेंगे। ये कितना फनी है, और हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब हम फेमस टीमों में से एक हैं। उसी वक्त जेनोस कुछ कहने की कोशिश करता है, पर एस्टन उसकी बात को काटते हुए बोला, मुझे यह मत बताओ कि यह तुम्हारे यूनिक मैजिक के कारण है। अब से हमें नोबल और रॉयल्स के सामने परफॉर्म करना होगा। अगर टीम में कोई कंगाल होगा तो इससे हमारी छवि पर दाग लगेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस सिर्फ चुप खड़ा था। दूसरी तरफ एस्टन जेनोस की तरफ देखने के साथ कहता है, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए फेयरवेल गिफ्ट है। अब तुम इसके साथ कहीं भी जा सकते हो। और ये बात ध्यान से सुनो, किसी को मत बताना कि तुम हमारी गोल्डन फीनिक्स का हिस्सा थे। एस्टन की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस अपने मन में कहता है, तो क्या यह चुप रहने के लिए पैसा है? फिर वो खड़ा होने के साथ कहा, मैं समझता हूँ। ये कहने के बाद जेनोस वहाँ से जाने लगा। उसको जाता देखकर उसकी पार्टी के लोग दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। उसको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारी टीम से सबसे बेकार कचरा निकल गया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक स्लेव की तरफ आ जाता है, जो झटपटाते हुए उस इंसान से कह रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं रुको, बस मुझे परेशान करना बंद करो। और वो बंदा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसको अपने ऊपर से हटा नहीं पाती। और उस लड़के के बगल में एक लड़की बताती है, यह एक कीमती एल्फ है। पर वो हवस का पुजारी उस एल्फ से कहता है, तुम अब बच नहीं सकती छोटी एल्फ। जो सुनकर एल्फ डर जाती है, इसलिए वो उसको अपने ऊपर से हटाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हटता। जिसे देखकर एल्फ ने उसके अखरोट को फोड़ दिया, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी चीज का मौका पाकर वो लड़की वहाँ से भागने लगी। दूसरी तरफ वो बंदा अब भड़क गया था, साथ ही साथ उस पर अपने एरो से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके पैरों में वो एरो घुस गई। तभी वो गिर जाती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो ठरकी पर्सन एल्फ की तरफ बढ़ने लगा था। यहाँ तक कि वो उसे पकड़कर आगे कुछ भी कर पाता उससे पहले ही एल्फ उस बंदे का हाथ काट लेती है, और उससे जितना बन सके उतना जोर से उसका हाथ काट रही थी। एल्फ के काटने के कारण वो बंदा दर्द से कतरा रहा था। तभी वो एक डैगर बाहर निकालने के साथ उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसने उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन एल्फ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, साथ ही साथ उसका काफी ज्यादा खून निकल रहा था। अगले सीन में जेनोस वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? उसको जाते समय किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जेनोस रुक गया। दूसरी तरफ वो लेडी उस बंदे से कहती है, बेवकूफ, अब हम इसे कैसे बेचेंगे? जिस पर वो बंदा उससे माफी मांग रहा था। यहाँ तक कि उनकी जगह पर जेनोस आ जाता है, जिसने सामने की तरफ देखा जहाँ पर उस लड़की के पेट से खून निकल रहा था। जो देखकर वो उन दोनों से कहता है, अरे क्या तुमने उस बच्चे के पेट में चाकू मार दिया? जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर लेडी बताती है, क्या ये बच्चा हमारा माल है? पर तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़की धीरे धीरे मर रही थी। जेनोस को उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उससे कहता है, तो फिर मैं इसे खरीद लूंगा। ये कहने के बाद वो अपने पास से एक गोल्ड कॉइन निकाल लेता है। उसकी इस बात पर लेडी बताती है, ठीक है अब ये तुम्हारी हुई, चलो अब चलते हैं। साथ ही साथ उसने जाते समय जेनोस के हाथ से गोल्ड कॉइन ले लिया था। तभी वो अपने साथी से कहती है, वह वैसे भी मर रही थी, अभी नगद निकाल लेना ही बेहतर है। उसकी इस बात पर वो
बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जेनोस उस लड़की के पास जाते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर एल्फ बताती है क्या मैं मर जाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस बताता है नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, इस तरह की छोटी मोटी चोट का इलाज संभव है। लेकिन एल्फ की जान हलक तक आ चुकी थी, जो देखकर जेनोस समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए उसको हील करने लगा। इस प्रोसेस के बीच एल्फ कहती है यह नहीं हो सकता, मुझे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। जिस पर जेनोस बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी इंजरी को हील कर दिया, अब तुम नॉर्मल रूप से बात कर सकती हो। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर एल्फ हैरान होने के साथ कहती है क्या इसमें कोई चोट नहीं लगी और निशान भी नहीं है? मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी पर मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी इस बात पर जेनोस बताता है क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, मुझे बस एरो को रिमूव करना है, बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करना है और बस इंजरी हील हो जाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्फ रोने के साथ उसका शुक्रिया कर रही थी, जो सुनकर जेनोस शर्माते हुए उसका नाम पूछता है। जिस पर एल्फ अपना नाम लिली बताती है और तुम्हारे पैसे मेरी वजह से खर्च हो गए। जो सुनकर जेनोस कहता है क्या तुम्हारा मतलब उस सोने के सिक्के से है जो मैंने उन्हें दिया था? इसकी चिंता मत करो। फिर वो अपने मन में कहा एस्टन का ये रिटायरमेंट पे था, यह वैसे भी बेकार है। तभी लिली उससे कहती है बिग ब्रदर तो फिर तुम कौन हो, क्या तुम एक फेमस हीलर हो? जिस पर जेनोस बताता है मेरा नाम जेनोस है और मेरे पास हीलर का लाइसेंस नहीं है और मैंने यह खुद ही सीखा है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिली कहती है मेरे पास घर नहीं है। तभी उसके पेट से आवाज आती है, जो देखकर जेनोस उसकी तरफ देखने के साथ कहता है खैर तुम्हारे लिए मैं कुछ कपड़े खरीदूंगा और फिर हम खाना खाने चलेंगे। जिस पर लिली एग्री थी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर लिली खाने को एंजॉय कर रही थी और वो खाना लिली को काफी ज्यादा पसंद आया, पर जेनोस उसका मुंह ही देख रहा था। तभी लिली जेनोस से पूछती है जेनोस क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जिस पर जेनोस कहा मुझे भूख नहीं है, पर वो अपने मन में बताता है दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस मिल के बाद मुझे इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? शायद झुग्गी झोपड़ियों में स्थित अनाथालय, नहीं वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा उसे सोचकर डर लगता है। तभी लिली जेनोस के काम के बारे में पूछती है जेनोस तुम एक हीलर के रूप में कहाँ काम करते हो? जिस पर जेनोस बताता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे एडवेंचर टीम द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, अब मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। जो सुनकर लिली कहती है तो फिर तुम मेरे ही जैसे हो। लेकिन जेनोस बताता है पर मैं पहले नौकरी की तलाश करूंगा। उसी वक्त रेस्टोरेंट में कोई पर्सन आ गया था, जिसको देखकर लग रहा होता है कि वो इंजर्ड है और वो जेनोस की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था मुझे पानी चाहिए और उसके हाथ में लगी हुई इंजरी काफी ज्यादा गहरी थी। जेनोस उसके हाथ को देखकर कहता है तुम्हारे हाथ को देखकर लगता है कि किसी ने तुम्हें गोली मारी है और इस इंजरी से तुम्हें काफी ज्यादा जलन हो रही होगी, यह जरूर ही किसी मैजिक गन के कारण हुआ होगा। तभी लिली उसको अपनी सीट पर बिठाकर पानी लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बंदा बताता है हाँ मुझे गलती से गोली लग गई, जब तक दर्द बंद नहीं हो जाता तब तक मैं इसे सह सकता हूँ। ये कहने के बाद लिली उसके लिए पानी का गिलास ले आती है, पर जेनोस उसको समझाता है एग्जैजुरेट मत करो, हालांकि यह छोटी मोटी खरोच नहीं है, इसे अभी भी तुरंत ठीक किया जा सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर जेनोस बताता है मैंने कहा कि यह बहुत गहरा घाव लग रहा है, स्पेशल चैंट के कंबाइन से इसे ज्यादा इफेक्टिवली ढंग से हील किया जा सकता है। ये कहने के बाद जेनोस उसको हील करने लगा और उसकी इंजरी तुरंत हील हो जाती है, जो देखकर वो बंदा हैरान होने के साथ कहता है आखिरकार तुमने अभी क्या किया और तुम कौन हो? उसके पीछे से लिली उसको बताती है जेनोस एक ग्रेट हीलर है। लिली की ऐसी बातों को सुनकर उस बंदे का कहना है जेनोस मैंने ऐसे अमेजिंग हीलर के बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद वो उसको कुछ पैसे देते हुए कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिर वो जाते हुए बोला गुड बाय, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेनोस का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था, जो देखकर लिली उससे पूछती है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब उसके पास पैसे आ गए थे तो वो खाना खाने के बाद लिली को बताता है जैसे तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते समय पैसे देते हो, ठीक उसी तरह एक हीलर क्लिनिक में इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहा है, मैं अपनी सर्विस के लिए चार्ज ले सकता हूँ, ये ठीक रहेगा? तभी लिली बताती है मुझे लगता है कि यह नॉर्मल है। जिस पर जेनोस कहता
है, तुमने ये बात मुझे तब भी कही थी जब मैंने तुम्हें हील कर दिया था, है ना? तुमने कहा था थैंक यू। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिली बोली, किसी ने मेरी जान बचाई, मुझे लगता है कि उसको थैंक्स करना नेचुरल है। ये सब सुनने के बाद जेनोस ने अपना डिसीजन ले लिया था कि वो अब एक क्लिनिक खोलेगा। फिर वो लिली से कहता है, तुम्हारी बात से मुझे काफी खुशी हुई, इससे पहले किसी ने मुझे अभी तक थैंक यू तक नहीं बोला था, लेकिन झुग्गी बस्ती के लोगों को लाइसेंस नहीं मिल सकता और ऑफिशियल तौर पर बिजनेस शुरू करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। उस स्थिति में बिन लाइसेंस के काम करना एक अनलाइसेंस हीलर के तौर पर। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर लिली हैरान होने के साथ कहती है, एक अनलाइसेंस हीलर सुनने में कितना अच्छा है, तुम काफी अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ क्लिनिक चलाना चाहती हूँ। लिली की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस मन में कहा, बिना लाइसेंस के क्लिनिक खोलना इलीगल है, मैं एक मासूम सी बच्ची को इसमें नहीं घसीट सकता। तभी लिली का कहना है, तुमने मुझे खरीदने के लिए पैसे खर्च किए, तुम मेरे मास्टर हो तो मैं तुमको फॉलो करूंगी। जिस पर जेनोस बताता है, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिली भड़कते हुए कहती है, तुमने मुझे खरीदा, अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तो यह सब एक नाटक है। जिसके बाद वो उसको जीप दिखाती है। लिली की ऐसी हरकतों को देखकर जेनोस बताता है, ऐसी बातें मत कहो, मैं तुमको तब तक यहाँ रहने की परमिशन दे सकता हूँ जब तक हम अपने लिए एक सेफ जगह नहीं ढूंढ लेते। उसकी इस बात की वजह से लिली खुश होने के साथ कहती है, सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं अपना तुमको सब कुछ समर्पित कर दूंगी मास्टर। जिस पर जेनोस बताता है, ऐसी बातें मत करो। जिसके बाद हम एक खतरनाक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर घूमते हुए लिली कहती है, क्या तुम सचमुच इसे यहीं खोलना चाहते हो? यह जगह वीरान लगती है। तभी एक जगह पर रुककर जेनोस कहा, आखिरकार एक खंडर एक सड़क है। तभी लिली पूछती है, तुमने इस तरह की जगह क्यों चुनी? उसकी इस बात पर जेनोस कहता कि मैं बिना लाइसेंस के सिटी में दुकान नहीं खोल सकता और यहाँ आसपास कई खाली मकान हैं। फिर वो एक वीरान पैलेस के पास रुकने के साथ बोलता है, यह जगह बढ़िया रहेगी, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि यह जगह अंदर से कैसी है। जबकि लिली उसकी इस बात से एग्री करने के साथ उसको पकड़ लेती है। जो देखकर जेनोस उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुमको डर लग रहा है? जिस पर लिली बताती है, क्योंकि मैंने एक बार सुना था मॉन्स्टर ऐसी ही भयानक जगह पर रहते हैं, अगर कोई भूत आ गया तो हमारा खेल वहीं खत्म हो सकता है। वह मरे हुए लोगों की कैटेगरी में सबसे ऊपर के मॉन्स्टर हैं। हालांकि वो काफी हद तक इंसानों की तरह दिखते हैं। वह किसी को छू लेने मात्र से उसकी जान ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह घोस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहने के बाद जेनोस उसको लेकर अंदर चला जाता है। अंदर की तरफ लिली काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी वो जेनोस को रोकने के साथ एक स्पेल कास्ट करने लगती है, इल्यूमिनेट द नाइट विद होली लाइट। उस चमक में तब्दील हो जाओ जो छाया को दूर कर दे और आगे का रास्ता उजाले से रोशन कर दो। उसके इस मैजिक को देखकर जेनोस समझ गया था कि यह मैजिक कर सकती है, पर लिली केवल सिंपल मैजिक करने के काबिल है। फिर हम आसपास की चीजों को देखते हैं जो गिरी हुई थी, कुछ पर मकड़ी के जाले लगे थे। उस जगह को देखकर जेनोस को वो जगह काफी ज्यादा पसंद आई। उसकी इस बात पर लिली भी एग्री थी, लेकिन जेनोस को वो जगह इसलिए पसंद आई, उसमें छत है, क्योंकि जब जेनोस टीम में था तो वो लोग हमेशा बाहर ही डेरा डालते थे। फिर वो उन पिलर पर अपना हाथ रखकर बताता है, खंबे अभी भी बहुत मजबूत हैं, थोड़ी सी सफाई करने के बाद ये रहने लायक हो सकता है। दूसरी तरफ लिली उसको देखकर कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही होपफुल हो। पर जेनोस इसी से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो तो वैसे भी सब कुछ खो चुका है और इस पर ज्यादा सोचने से उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। उसी वक्त लिली काफी ज्यादा डर जाती है, यहाँ तक कि वो उसके पीछे जाकर दुपक गई। फिर हम सामने की तरफ एक भूत को देखते हैं और उसको उन दोनों को यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो डरावनी बातें कर रही थी। यह लाइफ का टेस्ट है, उसे मेरे को दे दो, उसे दे दो। दूसरी तरफ लिली उस वरेद से डरकर जेनोस को वहाँ से निकलने के लिए कह रही थी, जबकि जेनोस उसकी तरफ देखने के साथ कहता है, तो किसी ने हमसे पहले ही यह काम कर लिया। यह इस एरिया का सबसे ज्यादा रहने के काबिल घर है। लेकिन लिली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हालात में ऐसा कैसे बोल सकता है। उन दोनों की बकर बकर सुनकर व्रेथ पक चुकी थी, इसलिए वो तुरंत उन पर हमला कर देती है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर जेनोस हील कहता है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर हीलिंग बैरियर क्रिएट हो गया था और उस बैरियर की वजह से व्रेथ के दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर जेनोस कहता है, अच्छा ऐसा है तो ये है व्रेथ, जो कि एक भूत है। मैंने उसमें से लगभग 100 को मार डाला था। ये जब की बात है जब एस्टन का मूड खराब था, जिसकी वजह से उसने मुझे अंडरग्राउंड लैब्रिंथ के सबसे गहरे हिस्से
पर फेंक दिया। वहाँ मुझे उनमें से बड़ी संख्या में लोग मिले। मुझे पता है कि मॉन्स्टर हीलिंग मैजिक से डरते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिली समझाती है, लेजेंड्स का कहना है कि ब्रेथ का मतलब डेथ होता है, लेकिन तुमने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। फिर जेनोस ब्रेथ से कहता है, माफ करना, यह घर सबसे सुटेबल लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुमको परेशान ना करूं। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हो? जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर ब्रेथ को गुस्सा आ गया था। साथ ही साथ वो अपने हाथ को हील करने के साथ दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, पर जेनोस अपने हीलिंग मैजिक से उसकी हिस्सी पिस्सी गुल कर देता है। साथ ही साथ वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मुझ पर हमला करते हुए देखा तो मैंने बस जवाबी हमला किया। मेरा मोटिव तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ब्रेथ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये माफ करने योग्य नहीं और ये पहली बार था कि किसी इंसान ने ब्रेथ को, जो एक क्वीन कार्मिला है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने का दुस्साहस किया है। जिसके बाद वो काफी सारे घोस्ट को बुलाने लगती है। तभी हर जगह से घोस्ट निकलने लगे और चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। अपने सामने इतने सारे घोस्ट को देखकर लिली पहले से भी ज्यादा डर जाती है, पर जेनोस परेशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसको लगा था कि मैं शांति से ये मामला सुलझा सकता हूँ। अब बात आगे बढ़ चुकी है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये कहते हुए वो अपने हाथ में हीलिंग मैजिक को क्रिएट कर लेता है और वो उसको चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी घोस्ट थे वो एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। उसकी ऐसी खतरनाक पावर को देखकर ब्रेथ पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर जेनोस बताता है, मैं तो बस एक बिना लाइसेंस वाला हीलर हूँ और मुझे सचमुच माफ करना, हमें बस एक इलाज के लिए एक कमरा और एक बेडरूम चाहिए। अपने सारे पैतरे नाकाम होने के बाद ब्रेथ हार मान लेती है और उसको फर्स्ट फ्लोर सौंप देती है, लेकिन सेकंड फ्लोर उसका है। ये कहकर ब्रेथ अपने कमरे में चली जाती है। उसकी इस हेल्प के लिए जेनोस उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। अब उसको रहने के लिए एक जगह मिल चुकी थी, जबकि लिली को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझको खुश होना चाहिए या दुखी। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली काफी ज्यादा बोरिंग फील कर रही थी। दूसरी तरफ जेनोस सामान को जगह पर रखने के साथ बताता है, क्या ये अच्छा नहीं है? हमारे पास घर को ठीक करने का समय था। आखिरकार यह कुछ क्लिनिक जैसा दिखने लगा है, हालांकि यह ब्रेथ द्वारा उधार लिया गया है। उसका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लिली को उसकी मदद की जरूरत पड़ी ताकि लिली बाहर जाकर प्रचार में मदद कर सके, और उसने अपने लिए नर्स की ड्रेस भी बनाई है। अगर वो दोनों ऐसा ही प्रचार करते रहे तो रॉयल मेडिकल इंस्टीट्यूट का ध्यान उनकी ओर आ सकता है। इसलिए लिली बताती है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं होगा। जिस पर जेनोस बताता है, इसकी चिंता मत करो, मुझे लगता है कोई जल्द ही आएगा। तभी वहाँ पर वही बंदा आते के साथ पूछता है, क्या यह जेनोस का क्लिनिक है? जेनोस की बात को सच होता देखकर लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर उस बंदे को देखकर लगता है कि लिली ने इसको पहले भी देखा है, लेकिन जेनोस उसी का ही इंतजार कर रहा था। जिस पर वो बंदा बताता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? उसकी इस बात पर जेनोस बताता है, मैजिक गन की वजह से जलन मचना कोई असाधारण लोगों की समस्या नहीं है और तुम लोगों में काफी ज्यादा फेमस भी हो। आमतौर पर कई कारणों से रेगुलर क्लिनिक में नहीं जा सकते। जो सुनकर वो बंदा अपना नाम जोंडे बताता है। साथ ही साथ जोंडे आज अपनी बहन का इलाज कराने के लिए आया था। तभी वो लड़की कही, मेरे भाई ने कहा कि तुम काफी ज्यादा स्किल हीलर हो, क्या तुम मेरा इलाज करोगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस बताता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं स्किल्ड हूँ या नहीं। इसके बाद वो लड़की अपना हाथ बाहर निकालते हुए कही, मेरे हाथ में गोली लगी, देखो इंजरी में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस बोलता, यह जरूर ही टॉक्सिक इफेक्ट वाली मैजिक गन की गोली का असर होगा। बॉडी में गोली के बचे कुछ टुकड़े धीरे धीरे आसपास के टिश्यूज को नष्ट कर देते हैं। जेनोस की ऐसी स्किल को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने बस देखकर ही उसकी इंजरी का पता लगा लिया। तभी जेनोस उसको बताता है, एक बार मुझे इस तरह के वेपन को टेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसकी बातों से लगता है कि वो लोग जेनोस के साथ खिलौने की तरह व्यवहार करते थे, मनचाहा जब खेल लिया फिर फेंक दिया। तभी जेनोस उस लड़की से कहता कि मैंने यह मेक श्योर कर लिया था कि मैं एक दिन उनसे बदला लूंगा। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर जोंडे की बहन पूछती है, तो क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो? जिस पर जेनोस बताता है, तुम्हारा हाथ बचाने के परे है, इससे पहले कि पॉइजन फैल जाए पूरे हाथ को काट देना ही बेहतर होगा। जो सुनकर लड़की कही, ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है, इसकी कॉस्ट क्या होगी? जिस पर जेनोस छुट्टे ही बोला, 1 मिलियन कॉइन। ये बात सुनकर जोंडे हैरान होने के साथ कहता है, तुम हमसे बस हाथ काटने के लिए 1 मिलियन सिक्के ले रहे हो? अपने भाई को भड़कता देखकर उसकी बहन उसे शांत कराते हुए जेनोस से कहती है, तुम थोड़े लालची हो डॉक्टर,
पर क्या तुम रिक्वेस्ट करोगे अगर तुम्हें पता होता कि जो तुम्हारे सामने है ज़ोफिया द स्विफ्ट है? उसका नाम सुनकर जेनोस बड़े शांत तरीके से कहा, तो तुम हो ज़ोफिया द स्विफ्ट। मुझे इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। वह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बड़े लोगों में से एक जो लिजार्ड लोगों को कंट्रोल करती है। वह उन क्रूकट ट्रेडर्स को लूटती है और उन पैसों के कुछ हिस्से को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को दे देती है। तभी ज़ोफिया उससे कहती है, सिर्फ एक हाथ काटने के लिए तुम मुझसे 1 मिलियन कॉइन लेते हो, तो सिर्फ मुझे ऐसा कोई रीजन बताओ जिससे मैं एक्सेप्ट कर सकूं। जिसका जवाब देते हुए जेनोस बताता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ हाथ काटूंगा। क्या बात है, अगर तुम्हारा हाथ दोबारा से रीजनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा? हाथ को रीजनरेट करना बहुत थका देने वाला काम है। मैं अब फ्री में काम नहीं करना चाहता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम झुग्गी झोपड़ियों के लीडर हो या किंग। मैं अपने एफर्ट के अनुसार पैसे लेता हूँ। पर जेनोस की बात उसको सही ढंग से समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने कभी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो ऑर्गन को रीजनरेट कर सके। ज़ोफिया की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस हैरान हो गया था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि बाकी हीलर ऐसा नहीं कर सकते, पर उसको इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, मुझे कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, मुझे कोई भी कॉमन नॉलेज भी नहीं मिली। यह सब सोचने के बाद वो उससे कहता है, क्या मैं अब इलाज शुरू कर सकता हूँ? ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम उनके ट्रीटमेंट का सीन देखते हैं। वहाँ पर जेनोस ने मैजिक नाइफ क्रिएट कर लिया था। साथ ही साथ वो ज़ोफिया को इसके बारे में बताता है, यह एक तेज ब्लेड है जिसे मैंने मैजिक से क्रिएट किया है। ब्लेड साफ है और इसका इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जिस बात का जवाब देते हुए ज़ोफिया बताती, मैंने किसी हीलर द्वारा ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए जाने के बारे में नहीं सुना है। ये बात सुनकर जेनोस कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर दूसरे लोग काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लोकल लेवल पर ऑटोमेटिक हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल उसके दर्द को कम करने के लिए काफी होगा। और वो ये सब अपने मन में कह रहा था। जो कहने के बाद वो ज़ोफिया के हाथ को काट देता है। अपने कटे हुए हाथ को देखकर ज़ोफिया की हालत खराब हो जाती है। तभी जेनोस ज़ोफिया को बताता है, ठीक है अब आता है मेन पॉइंट। खून को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद मल्टीपल हीलिंग स्पेल का उपयोग करना होगा। रीजनरेशन को 10,000 गुना तेज करने के लिए सबसे पहले हड्डियां। ये बोलने के बाद वो ज़ोफिया के हाथों को रीजनरेट करने लगा था, यहाँ तक कि उसका हाथ धीरे धीरे ग्रो होने लगा। तभी जेनोस बताता है, अगला स्टेप नर्व्स, फिर ब्लड वेसल्स और मसल्स, आखिर में स्किन। ठीक है यह हो गया। हाँ मैं थक गया हूँ। अगर मैं काम को आसानी से पूरा कर लूँ तो यह इतना थकाने वाला नहीं होगा, लेकिन हाथ को पूरा ठीक करने के लिए काफी कोशिश की आवश्यकता होती है। जेनोस को थका हुआ देखकर लिली कही, तुमने कड़ी मेहनत की है जेनोस। पर जेनोस की ऐसी स्किल को देखकर ज़ोफिया के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसने ऐसा हीलर पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा होगा। तभी जोंडे को वो भूत दिखाई देता है, जो देखकर वो उनसे पूछ रहा था, देखो वो क्या है? जिस पर जेनोस बताता है, ये वही घोस्ट है जो मेरे साथ यहीं रहती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जोंडे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक चुड़ैल के साथ रहती है। लेकिन कार्मिला उसको भावना देते हुए कहती है, हो सकता है कि तुम गलती से मेरे हाथों से मर जाओ। मैं सच में कुछ लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ। जो सुनकर जोंडे डरते हुए कहता है, अरे उसने कुछ अभी डरावनी बात कही। दूसरी तरफ जेनोस बताता है, इसकी चिंता मत करो, वह बुरी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ज़ोफिया हंसने के साथ कहती है, डॉक्टर सचमुच तुम अमेजिंग हो और काफी ज्यादा दिलचस्प भी। मुझे तुम पसंद हो। मुझे अपने लोगों के इलाज के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। बेशक फीस में कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली ने जेनोस के लिए ब्लैक टी तैयार कर ली थी, जो देखकर जेनोस उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो बोला, लिली तुम बहुत समझदार हो। जिसके बाद वो उसका सर सहलाने लगता है। सर सहलाने की वजह से लिली को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर उसको समझ में नहीं आता कि वहाँ पर 3 कप क्यों हैं। जिसका जवाब देते हुए लिली कहती है, ये कप तुम्हारा है, मेरा है और वो मिस कार्मिला का है। फिर वो ब्लैक टी पीने के लिए चला जाता है, जबकि लिली कार्मिला को ढंग से टी पीने को कहती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही गर्म है। लेकिन कार्मिला को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। तभी जेनोस कहता है, गर्म चाय से किस प्रकार का भूत चल सकता है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर कार्मिला का कहना है, मैंने सुना, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं? पर लिली समझाती है, मिस ज़ोफिया के कारण हमारे कस्टमर की संख्या बढ़ रही है। उसकी इस बात पर जेनोस भी एग्री था।
तभी कार्मिला बोली, तुमने एक भी बंदे को नहीं मारा, यह कितना बोरिंग है। जो कहने के बाद कार्मिला चाय पीती है। इसके बाद उसका मुंह जल गया। फिर वो अपना मुंह पकड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद लिली जेनोस से कहती है, हे जेनोस, लिजर्ड वाले लोग अक्सर इंजर्ड क्यों हो जाते हैं? जिस बात पर जेनोस बताता है, मुझे लगता है कि बाकी गैंग के साथ उनका झगड़ा होगा। मलिन बस्तियों में 3 मेजर डेमी ह्यूमन गैंग है, उनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है, लिजर्ड, ओर्क। और उसी वक्त लिली को शोर शराबे की आवाज आती है, जिसका जवाब देते हुए जेनोस कहा, ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरी गैंग हमारे यहाँ आ धमका है। उसके ये कहने की ही देरी थी, तभी वहाँ पर एक बीस्ट उनका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तभी उनकी लीडर सामने आते हुए बोलती है, क्या तुम बिना लाइसेंस वाले हीलर हो जिसका नाम शायद जेनोस था? मैं लिंगा हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वुल्फ गैंग की लीडर। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस बताता है वह पूरे अंडरवर्ल्ड कसिनो की इंचार्ज लिंगा तानाशाह। अंडरवर्ल्ड से एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अगर हम टेक्निकल रूप से बंद है, मैं सीरियस रूप से इंजर्ड लोगों की जाँच कर सकता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए लिंगा बोली, सीरियस रूप से इंजर्ड लोग यहाँ पर है, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो जेनोस। चाहे मैं जोफिया के गैंग को कैसे भी कुचल दूं, वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। मेरी सारी उलझन तुम हो। ऐसा लगता है कि तुम काफी स्किल्ड हीलर हो। ये बात सुनकर जेनोस कहता है, मैं तो बस एक नॉर्मल बिना लाइसेंस वाला एक हीलर हूँ। दूसरी तरफ जोफिया अपना हथियार लेने के साथ कहती है, मैं तुम्हें अब मार डालूंगी। अब कोई भी जोफिया के लोगों को इलाज नहीं कर सकेगा, तब मैं जोफिया को हरा सकती हूँ। ये कहते हुए लिंगा जेनोस पर अटैक कर देती है, पर उसका हमला जेनोस को टच तक नहीं कर पाता, क्योंकि जेनोस के बैरियर ने उसको बचा लिया। जो देखकर लिंगा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं उसका सिर उड़ा दूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जबकि जेनोस कब से उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए वो लिली को अंदर कमरे में जाने को कहता है, क्योंकि यह मामला बढ़ने वाला है। जो सुनकर लिली तुरंत कमरे में छुप जाती है। फिर वो अपने मन में कहा, मेरा डिफेंसिव मैजिक मैंने इसे खुद ही सीखा है, लेकिन इसे ठीक से काम करना चाहिए। जबकि लिंगा हैरान होने के साथ बताती है, ये कैसे मुमकिन है? मेरी कुल्हाड़ी उसे जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकी। चलो साथियों, तुम लोग उस पर हमला करो। अपने बॉस की ऐसी बातों को सुनकर वो तुरंत जेनोस पर अपने वेपन से हमला कर देते हैं, और वो लोग इतने सारे होने के बावजूद भी जेनोस का एक बाल तक बाका नहीं कर पा रहे थे। इसी से पता चलता है कि हमारा हीरो कितना ओवर पावर्ड है। पर वो हमला करने के साथ उसको काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके हमले काम ही नहीं कर रहे, तो वो बाकी पैतरे अपनाते हैं। उनके बीच से जेनोस कहा, अरे क्या तुम्हारा हो गया? दूसरी तरफ लिंगा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो उसको इतना मार रहे थे, पर उसको जरा सा भी असर नहीं हो रहा। इसलिए वो उनको आसपास की जगह डिस्ट्रॉय करने को कहती है। जो सुनकर वो सारे वुल्फ घर की चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पीछे की तरफ जेनोस उसे ऐसा ना करने की सलाह दे रहा था। अपने सामने इस सीन को देखकर लिंगा काफी खुश होने के साथ कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जेनोस समझाता है, तुम सचमुच नहीं मानती, पर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। उसके ये कहते ही वुल्फ एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कार्मिला आ चुकी थी। उसको अपने सामने देखकर उन सब की फट जाती है। दूसरी तरफ कार्मिला गुस्से में थी, क्योंकि उन सब ने मिलकर उसके घर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ये कहने के बाद वो घोस्ट को समन करने की रिचुअल को शुरू कर देती है। उसको इतना गुस्से में देखकर जेनोस उसे रोककर बताता है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, पर तुम ट्रीटमेंट रूम को डिस्ट्रॉय होता देखो, मैं भी इससे खुश नहीं हूँ। वो बात सुनकर कार्मिला का कहना है, यह एकदम सही है, उनकी जान मैं लेना चाहती हूँ। उसको फिर से भड़कता देखकर जेनोस बताता है, तुम्हारा कमरा 2nd फ्लोर है, अगर वह 2nd फ्लोर पर चले गए तो तुम उनके साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन 1st फ्लोर ट्रीटमेंट रूम जीवन बचाने के लिए है। मैं तुम्हें यहाँ किसी की जान लेने की इजाजत नहीं दे सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कार्मिला समझ चुकी थी। तभी जेनोस कहा, मेरे लिए गुस्सा होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर कार्मिला ब्लश करने के साथ कही, मैं तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं थी, यह मेरे लिए था, क्योंकि यह जगह पहले से भी ज्यादा आरामदायक है। जो कहने के बाद कार्मिला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिंगा राहत की सांस लेते हुए कहती है, व्रत ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। मास्टर जेनोस, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम व्रत के मास्टर हो। हम वुल्फ बीस्ट रात के क्रिएचर पर डिपेंड रहते हैं। व्रत और वैम्पायर जैसी हाई स्पीसीज की ओर हम सहज रूप से डर महसूस करते
हैं, हमने तुम्हारे प्रति सम्मान किया है व्रत के मास्टर। पर जेनोस उसको समझाता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसका मास्टर नहीं हूँ। तभी लिंगा कहती है, भाइयों घुटने टेको, मास्टर जेनोस के प्रति अपना सम्मान दिखाओ। जिस बात पर एग्री करने के साथ वो सारे जेनोस के सामने झुक जाते हैं। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर जेनोस मन में कहा, मैं भूल गया था कि वह ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं सकते। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक और बीस्ट आते के साथ जेनोस से कह रहा था, तुम बिना लाइसेंस वाले हीलर जेनोस हो, है ना? और के लीडर लेडी लोवे तुमसे मिलना चाहती है, तुमको उससे मिलने के लिए जाना होगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर भी चाहते हो तो जल्द से जल्द 30 कमेंट एंड 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।